अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ अज़ीम ख़ान वतन यार। नाजरीन, आपको बताता चलें कि आज का जो टॉपिक है वो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रेलेवेंट है, जिसमें हम कोपे, को इंश्योरेंस, डिडक्टिबल, उनका कंसेप्ट आपको समझाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको इजी तरीके से, एक सिंपल वे से इन डिफिनीशन को आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से समराइज़ करें और आप लोगों को आसान अल्फाज में समझा सकें। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी? सर्टन कॉस्ट शेयरिंग अमाउंट बाय इंश्योर्ड एंड दैट नीड टू बी पेड डायरेक्टली टू द प्रोवाइडर ड्यूरिंग पॉलिसी। सर्टन कॉस्ट शेयरिंग अमाउंट बाय इंश्योर्ड का मतलब यही है कि जो भी अमाउंट इंश्योरेंस अलाउड करती है उसमें कुछ पार्ट जो है वो पेशेंट को पे करना पड़ेगा, और वो किसको पे करना पड़ेगा? वो डॉक्टर को डायरेक्टली पे करना पड़ेगा। चाहे वो कोपे है, चाहे वो को इंश्योरेंस है, चाहे वो डिडक्टेबल अमाउंट है, उन तमाम अमाउंट को अगर पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रोसेस होती है तो वो पेशेंट जो है वो डायरेक्टली डॉक्टर को पे करेगा। ये डिपेंड करता है पेशेंट की पॉलिसी के हवाले से, पेशेंट ने कौन सी पॉलिसी ली और उस पॉलिसी के मुताबिक कौन सी अमाउंट जो है वो, कितनी अमाउंट वो डिडक्टेबल है या को इंश्योरेंस है या कोपे है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पेशेंट पॉलिसी। बट पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही है कि जो भी क्लेम प्रोसेस होता है उसमें इंश्योरेंस कुछ अमाउंट अलाउ कर देती है, कुछ कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती है, कुछ कंट्रैक्चुअल एडजस्टमेंट होती है। उसके साथ साथ जो अलाउड करती है ना, तो अलाउड अमाउंट में कुछ अमाउंट इंश्योरेंस खुद पे करती है और कुछ अमाउंट जो है वो पेशेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी में छोड़ देते हैं। चाहे वो उसमें कोपे भी हो सकता है, डिडक्टेबल भी हो सकता है और को इंश्योरेंस भी हो सकता है। तो वो क्लेम्स के ऊपर है, लेकिन वो जो पार्ट है जो पेशेंट के एंड पर इंश्योरेंस ने छोड़ दिया था, वो जो है वो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब हम चलते हैं जी कि डिडक्टेबल अमाउंट क्या है और डिडक्टेबल का कंसेप्ट समझेंगे। नाजरीन, इट इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट दैट नीड टू बी पेड बाय इंश्योरर और सब्सक्राइबर टू द प्रोवाइडर बिफोर द पॉलिसी बेनिफिट्स स्टार्ट। नाजरीन, आपने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन में दोबारा आपको बताता हूँ कि इट इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट दैट नीड टू बी पेड बाय इंश्योरर और सब्सक्राइबर टू द प्रोवाइडर बिफोर द पॉलिसी बेनिफिट स्टार्ट। ये पॉलिसी के बेनिफिट स्टार्ट होने से पहले एक फिक्स अमाउंट जो होती है वो इंश्योरर या सब्सक्राइबर को डॉक्टर को पे करने होंगे। अगर पेशेंट जो है वो पॉलिसी ले लेते हैं और पॉलिसी के मुताबिक जो है वो विज़िट करता है डॉक्टर को, और डॉक्टर जो है अपना क्लेम सेंड करता है। चार्ज अमाउंट है $300। अब $300 जो है इंश्योरेंस प्रोसेस करती है, उसमें अलाउड अमाउंट है $170। अब इंश्योरेंस जो है वो $170 खुद पे नहीं करेगी, क्योंकि पेशेंट की डिडक्टेबल अमाउंट जो है वो पे नहीं हुई। तो जो $170 है वो टोटली जो है वो डिडक्टेबल में प्रोसेस करेगी। जब तक पेशेंट की तमाम तर डिडक्टेबल जो है वो मिट नहीं होंगे, तब तक जो है इंश्योरेंस जो है वो क्लेम को पे नहीं करेगी। वो वेट करेंगे तब तक जब तक पेशेंट के तमाम तर डिडक्टेबल अमाउंट उस पॉलिसी के मुताबिक मिट नहीं होंगे, तब तक जो है वो क्लेम जो है वो प्रोसेस एंड डिडक्टेबल जो है वो उसमें पे करेगी। और नाजरीन, आपको बताता चलें कि 2023 के मुताबिक जो पेशेंट के मेडिकेयर पार्ट बी के मुताबिक जो डिडक्टेबल अमाउंट है एज़ पर इंडिविजुअल वो $226 है। $226 जो है वो पेशेंट के एनुअल डिडक्टेबल है फॉर मेडिकेयर पार्ट बी इंडिविजुअल। इसके अलावा फैमिली जो डिडक्टेबल्स हैं वो अलहदा उनकी अमाउंट होती है, लेकिन इस केस में हमने जो अमाउंट बताई है आपको $226, वो लेट सपोज़ अगर उसके क्लेम शुरू में जाते हैं, साल के शुरू में जाते हैं, जनवरी में हम क्लेम्स बेचते हैं, तो मोस्टली जो डॉक्टर्स के क्लेम डिडक्टेबल में प्रोसेस होते हैं वो जनवरी से फरवरी के महीनों में वो प्रोसेस कर देते हैं। तो उसका ये होता है कि वो साल का जो प्लान लिया होता है तो वो हर साल में रिन्यू करते हैं, और जब पॉलिसी वो ले लेते हैं तो उसके मुताबिक उनको इनिशियली जो फ़िक्स अमाउंट है वो पे करनी पड़ती है। तो जो भी क्लेम्स हम जनवरी और फरवरी में सबमिट करते हैं तो वो जो है क्लेम्स उसको डिडक्टेबल में प्रोसेस करते हैं, और सम टाइम डॉक्टर्स भी होल्ड करते हैं क्लेम्स को कि जब तक पेशेंट खुद अपना डिडक्टेबल जो है वो पे नहीं करते
तब तक जो है वो क्लेम्स नहीं भेजेंगे, क्योंकि पेशेंट जो है वो प्रीमियम पे करता है, और जब प्रीमियम पे करता है तो उसके मुताबिक जो है वो उनसे डिडक्टेबल अमाउंट भी रिसीव हो सकती है। तो ये था जी डिडक्टेबल अमाउंट क्या है, और उसके हमने सालाना आपको डिडक्टेबल अमाउंट भी बताई है। अब हम चलते हैं कि को पेमेंट क्या है और को इंश्योरेंस क्या है। जी, तो को पेमेंट की डिफिनीशन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको समराइज़ करके बताते हैं। को पेमेंट क्या है? इट इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट दैट नीड टू बी पेड बाय इंश्योरर और सब्सक्राइबर टू द प्रोवाइडर बिफोर ईच विजिट। नाजरीन, जैसे हमने बताया कि डिडक्टेबल अमाउंट हम बेनिफिट्स, इंश्योरेंस के बेनिफिट्स से पहले ही पेशेंट को कवर करने होंगे, जबकि को पेमेंट के हवाले से ये भी एक फ़िक्स्ड अमाउंट है, लेकिन ये ईच विज़िट में बिफ़ोर टेकिंग द सर्विसेज जो पेशेंट है वो उसको पे करने होंगे। ईच विज़िट उसके कार्ड के ऊपर जो है वो उनकी अमाउंट दी होती है। तो अगर वो स्पेशलिस्ट विज़िट है तो स्पेशलिस्ट की अमाउंट होगी, अगर वो पीसीपी है तो पीसीपी के अपने को पेमेंट अमाउंट होगी। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट ने कौन सी पॉलिसी ली है और किस डॉक्टर को वो विज़िट कर रहे हैं। अब हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। और लेट्स सपोज़ अगर हमने एक क्लेम सबमिट किया, एक बिल हमने सबमिट किया है और उसमें हमने 99213 को बिल किया इंश्योरेंस को, और इंश्योरेंस ने क्लेम प्रोसेस किया है। टोटल अमाउंट जो चार्ज अमाउंट थी उस क्लेम की वो $140 थी, जिसमें इंश्योरेंस ने $70 जो है वो अलाउ किए, और बकाया जो है वो एडजस्टमेंट अमाउंट थी। अब उस $70 में इंश्योरेंस ने $50 पे किए और $20 जो है वो उसने को पेमेंट में प्रोसेस किए। अब अगर इन केस पेशेंट ने बिफोर द सर्विस अगर वो $20 पे किए हैं तो पेशेंट के जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट पे कर चुका है। तो पेशेंट को हम बिल नहीं करेंगे। अगर इंश्योरेंस उस $20 को करें प्रोसेस करेगी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो वो जो इनिशियल पेमेंट पोस्ट भी होगी उसके मुताबिक जो है वो अमाउंट वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि $70 में $50 इंश्योरेंस ने पे किए, $20 ऑलरेडी पेशेंट पे कर चुका है। टोटल अलाउड अमाउंट जो थी वो 70 थी, जो कि टोटल पेड हो गई है। $50 इंश्योरेंस ने पे किए और $20 ऑलरेडी पेशेंट ने पे किए। तो टोटल जो अलाउड अमाउंट और पेड अमाउंट वो बन गई है वो 70 थी, जो इंश्योरेंस के पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने पे कर दिए। अब अगर इन केस पेशेंट एडवांस में पेमेंट नहीं करता, ठीक है, और फिर क्लेम इंश्योरेंस को सबमिट हो जाता है, इंश्योरेंस जो $50 प्रोसेस करती है उसमें से $50 पे कर देती है, और साथ जो है वो $20 रिमेनिंग अमाउंट है वो को पे अमाउंट है। तो उस केस में पेशेंट को हम स्टेटमेंट सेंड करेंगे, ताकि पेशेंट को वो जो $20 अमाउंट है एज अ को पे वो पे करने होंगे। अगर इनिशियली उन्होंने पे किए तो इट्स गुड इनफ। अगर उसके फ्रंट डेस्क पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है या कोई अकाउंटेंट होती है वो उनसे वो ट्रांजैक्शन ले लेती है तो इट्स ओके, ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लेती तो उसके बाद फिर हम उनको स्टेटमेंट भेजेंगे, और स्टेटमेंट के मुताबिक वो अपने को पेमेंट या को इंश्योरेंस व्हाटएवर जो भी अमाउंट होगी वो उनको पे करने होंगे। ठीक है, तो अब को इंश्योरेंस की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ को इंश्योरेंस? नाज़रीन, इंश्योरेंस पेड सर्टेन अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स to the doctor on each encounters and assign some percentage responsibility for the subscriber। नाज़रीन, यहाँ पर भी ऐसा कुछ है जो को पेमेंट के सिलसिले में हुआ, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से बात हो रही है और वहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट थी। वो ईच विज़िट जो है वो जो कोपे थी वो ईच विज़िट में पेशेंट को पे करना होंगे, लेकिन यहाँ पे सम टाइम जो है इंश्योरेंस जो है वो फुली क्लेम को पे करती है, कोई इंश्योरेंस नहीं होती, तो इसके लिए वो शर्त नहीं है। अच्छा, इसके जो समरी हम आपको बताते हैं कि इंश्योरेंस पेड सर्टेन अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स। इंश्योरेंस जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स वो कवर करती है, पे कर देती है, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज जो है वो पेशेंट के एंड पे छोड़ देती है, और वो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है, और पेशेंट जो है वो उस सर्टेन अमाउंट को वो पे कर देते हैं। इस सिलसिले में पेशेंट्स जो है वो सेकेंडरी इंश्योरेंस को भी लेता है। उसका प्लान जो है वो अगर वो उनका प्लान ले लेता है सेकेंडरी इंश्योरेंस का, तो जैसे ही लेट सपोज़ अगर हम मेडिकेयर और मेडिकेड की बात करें, तो मेडिकेयर जो है वो अपना पार्ट पे करते क्लेम क्रॉस ओवर करता है मेडिकेड को, फिर मेडिकेड प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के बाद जो है वो क्लेम या तो पे हो जाते हैं या डिनाई हो जाते हैं। चूँकि मेडिकेयर और मेडिकेड, जब ये बात याद रखें कि जब मेडिकेयर और मेडिकेड दोनों प्राइमरी मेडिकेयर हो और सेकेंडरी मेडिकेड हो,
तो मेडिकेड जो है वो को इंश्योरेंस को पे नहीं करते, और उसके साथ साथ हम उस को इंश्योरेंस अमाउंट को राइट ऑफ करेंगे। एज़ पर स्टेट गाइडलाइंस मेडिकेड के पेशेंट को इंश्योरेंस की का बिल नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो है वो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं और वो नहीं पे कर सकते। तो एज़ पर स्टैंडर्ड गाइडलाइन पेशेंट का जो को इंश्योरेंस होगा उस सिलसिले में वो राइट ऑफ होगा। अगर इन केस मेडिकेयर प्राइमरी है, हेल्थ फर्स्ट जो है वो सेकेंडरी है, तो उस केस में अगर मेडिकेयर अपना पार्ट पे करते हैं, को इंश्योरेंस छोड़कर वो क्रॉस ओवर करता है हेल्थ फर्स्ट को, तो हेल्थ फर्स्ट उस केस में उस को इंश्योरेंस अमाउंट को पे करेगी, और उस केस में पेशेंट के एंड पे कोई अमाउंट नहीं बचेगा। को इंश्योरेंस की अमाउंट जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी जो है उन्होंने पे कर दी है, दोनों उसकी जितनी भी अमाउंट थी, तो पेशेंट जो है इस सिलसिले में जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सही है। अगर उसके सेकेंडरी इंश्योरेंस टर्मिनेट होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? रिस्पॉन्सिबल पेशेंट खुद होगा, क्योंकि उसकी जो पॉलिसी है, उसकी जो टाइम फ्रेम थी उस डेट ऑफ सर्विस के लिए वो टर्मिनेट हो चुकी थी, तो उस केस में पेशेंट जो है वो को इंश्योरेंस पे करेगा। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको को इंश्योरेंस, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिडक्टिबल की समझ आई होगी और आपको का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी सजेशन है अगले लेक्चर्स के लिए, आपके माइंड में कोई टॉपिक्स हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स की शक्ल में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करूंगा, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो। नाजरीन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये जो बिलिंग इंडस्ट्री है ये पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से स्प्रेड आउट हो रहा है, और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम बात करें तो ये जो है वो तूफ़ान की तरह ये बिज़नेस जो है वो बढ़ रहा है। तो नाजरीन, अपने दोस्तों के साथ और जो सीनियर लोग हैं उनको भी ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ये इस कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।